गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्या हाल है? अच्छा, सभी अच्छे हो? चलो अच्छी बात है। कल की वीडियो के बाद में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले पार्ट के अंदर आपने देख लिया वो पूरा, अभी नहीं देखा तो पहले पार्ट को पूरा देखें, ठीक है। हम बात कर रहे थे पहले यूनिट में, और पहले यूनिट के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 की बात कर रहे थे। चैप्टर 2 के अंदर हमने जाना था कल, क्या क्या जाना था? सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र के बारे में जाना था, और विद्युत क्षेत्र को जानने के बाद में, विद्युत क्षेत्र जानने के बाद में हमने देखा था क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश जानने के बाद में इन दोनों को हमने रिलेट किया था, किससे? विद्युत फ्लक्स फाई से, और इसे हमने लिखा था कुछ इस तरह से, या फिर फाई बराबर ईडीएस कोस थीटा। कोस थीटा क्यों आया था? क्योंकि ये कैसा गुना था? डॉट गुना था, ठीक है। यहां तक सीख लिया था हमने, एक बार नहीं सीखा है तो दोबारा देख लेना, ठीक है। इनके बारे में फाई के फ्लक्स की बात की थी हमने, मात्रक बात करने के साथ में हमने वीडियो को फिनिश किया था। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारी स्क्रीन पे आ रहा होगा हमारा एग्जांपल, इस बुक का एग्जांपल नंबर फर्स्ट, एग्जांपल 2.1। देखिए नीचे आ रहा होगा, पढ़े इसे एक बार। क्या कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E सदिश का मान हमें दिया है, कितना दिया है? देखिए एक बार, 200 I कैप प्लस 300 J कैप वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है। ये कह रहा है E हमें दिया गया है में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश S सदिश की वैल्यू हमें दी है, और वो कितनी दी गई है हमसे? 5 गुना 10 की पावर -3, 5 गुना 10 की पावर -3, किसमें? J कैप में मीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े एक बार। क्वेश्चन में हमें निकालना क्या है उसे देखें। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि इससे पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। देखो एक E वैल्यू है, विद्युत क्षेत्र E है ना, ये दो डायरेक्शन में है। एक तो एक कम सदिश दिया I कैप, यानी कि x दिशा में, ठीक है। एक दूसरा कौन से में? J कैप, यानी कि इसमें। एक तो E सदिश इसमें है और एक E सदिश इसमें है। इसमें तो हमें दिया I कैप और इसमें दिया J कैप के रूप में। आगे देखते हैं दूसरा। इसने कहा क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश खुद अपने आप में है, और वो कौन सी दिशा में है? कौन सी दिशा में है? J कैप दिया गया है हमें। कौन सा दिया गया है? J कैप दिया गया है। तो जब J कैप दिया गया है तो क्षेत्रफल सदिश कौन सी दिशा में है? ऊपर की ओर, यानी कि वो कोई भी क्षेत्रफल का पृष्ठ है या कोई प्लेट है, कुछ भी है, वो क्षेत्रफल कुछ इस तरह से रखा है ताकि उसका क्षेत्रफल सदिश कहां पे रहे? ऊपर की ओर। ये तो होगा ds। ये कौन सी दिशा में आ गया? J कैप में, ठीक है। अब बताओ इससे ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी क्या? बिल्कुल नहीं जाएंगी। कौन सी जाएंगी? ऊपर वाली। तो यदि वैसे देखें, डायग्राम से देखें तो हमारे पास ये समझ में आ रहा है, लेकिन फॉर्मूले से देखते हैं कैसे करेंगे। फाई बराबर हमने पढ़ा था, क्या होता है? E ds cos थीटा। क्या होता है? E ds cos थीटा। अब थीटा की बात यहां नहीं कर रहा, सदिश I कैप J कैप की कर रहा है, तो हम इसे कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं, E सदिश डॉट ds सदिश। और यहाँ ds की वैल्यू नहीं S सदिश की ले रखी है, तो हम केवल क्या लिखेंगे? S सदिश, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस तरह का सॉल्यूशन करने जाएं, E सदिश डॉट S सदिश वैल्यू रखते हैं। 5 + 2 E सदिश का मान 200 I कैप प्लस 300 J कैप इनटू दूसरा क्या है? डॉट गुना में 5 गुना 10 की पावर -3 J कैप। बताइए I कैप गुणा J कैप, I कैप गुणा J कैप क्या होता है? तुम्हें पढ़ाया गया 11वीं क्लास में बहुत अच्छे से। I कैप गुणा J कैप, cos थीटा में I और J के बीच में कितना? 90 डिग्री, cos 90 0, तो ये तो हो गया 0, ये और ये तो मल्टीप्लाई करके हो गया 0। अब बचा क्या? J कैप इनटू J कैप कितना? 1। क्यों? J कैप और J कैप दोनों के बीच में कोण कितना? 0 डिग्री का। 0 cos 0 का मान 1। हमारे पास बच गया 300 गुना 5 गुना 10 की पावर -3। बताइए ये किसमें था?
वोल्ट प्रति मीटर में, ये किसमें था मीटर स्क्वायर में, कट गया मात्रक पे आ गया वोल्ट इनटू मीटर, तो आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना 5 दिए 15, 1500 गुना 10 की पावर -3 वोल्ट इनटू मीटर, फ्लक्स आ गया 1500 गुना 10 की पावर -3 वोल्ट इनटू मीटर। ठीक है, एक बार देखिए इसे ध्यान से, बिल्कुल आसान सा है। अब दूसरा क्वेश्चन करते जा रहे हैं। तो हमारा दूसरा एग्जांपल क्या है, पढ़े ध्यान से, स्क्रीन पे है। एक समान विद्युत क्षेत्र E में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ते जाएं, डायग्राम बनाते जाएं। एक समान विद्युत क्षेत्र E में, मैंने विद्युत क्षेत्र बनाया ये लो E, पढ़े ध्यान से देखें, एक विद्युत क्षेत्र है समान E विद्युत क्षेत्र मैंने बनाया इस तरह से। इसमें कोई बेलन है, इसमें कोई बेलन स्थित है और बेलन इस प्रकार स्थित है, क्या कह रहा है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। बेलन की अक्ष, अक्ष किसके अनुदिश है विद्युत क्षेत्र के। देखो बेलन ये होगा तो बेलन की अक्ष होगी ये, अब ये अक्ष किसके अनुदिश जानी चाहिए विद्युत क्षेत्र के, तो बेलन कुछ इस तरह से आएगा। डायग्राम दिया नहीं गया, पर्सनल लैंग्वेज बोल रहा है तो लैंग्वेज के हिसाब से आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये लो मैंने बेलन बना दिया, ये बेलन बन गया। ठीक है, ये कह रहा है आगे कि इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से परित कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। देखो अब ध्यान से समझें, इधर यदि मैं बेलन के बारे में बात करूं तो बेलन की कुल कितने पृष्ठ होंगे, बेलन के कुल कितने पृष्ठ होंगे। बच्चों बिल्कुल ध्यान से सुने, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है पहले भी कि हमारे पास कुल कितने डायमेंशंस की आकृतियां हो सकती हैं या कितने डायमेंशन कितनी दिशाएं होती हैं। यदि हम बात करें डायमेंशंस मेजरमेंट करें फिजिक्स में तो 1D 2D और 3D, तीन के बारे में बात की थी। 1 डायमेंशन मतलब एक ही दिशा हो, 2D मतलब जिसमें 2 दिशाएं हो, 3D मतलब इसमें 3 दिशाएं हो। तो जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं, जब हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल केवल उन्हीं आकृतियों का निकलता है या उन्हीं पृष्ठों का निकलता है जिनमें 2 दिशाएं होती हैं। जैसे मैं कमरे का क्षेत्रफल निकालूं नहीं निकलेगा, कमरे की दीवार का क्षेत्रफल निकालूं तो आसानी से आ सकता है, क्योंकि दीवार के अंदर 2 पृष्ठ 2 दिशाएं हैं, 1 2। ठीक है, यदि छत की मैं बात करूं तो छत में भी छत का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। एक तो ऐसे लंबाई होगी, एक ऐसे चौड़ाई होगी, तो 2 दिशाएं उसमें भी हमारे पास में। तो क्षेत्रफल उन्हीं ही आकृतियों का निकलता है जिनमें 2 दिशाएं होती हैं। ठीक है, कभी तुमने घर का क्षेत्रफल फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा, इसीलिए नहीं पढ़ा होगा। तो यहाँ जब हमें क्षेत्रफल फ्लक्स निकालना पड़ेगा तो उसके लिए फ्लक्स होता है EDS, ये होता है फ्लक्स। तो हमारे इस फ्लक्स को कुल फ्लक्स को निकालने के लिए हमें क्षेत्रफल DS मानने पड़ेंगे। तो DS यहाँ, अब इस बेलन को एक त्रिविमीय आकृति है तो इसका बेलन का तो कोई क्षेत्रफल होगा नहीं, तो फिर किसका होगा, इसके पृष्ठों का क्षेत्रफल होगा। अब देखो जैसे ये मार्कर है ना, ये बेलन की आकृति का है, इसके कितने पृष्ठ हो सकते हैं, एक पृष्ठ तो इसका ये हो गया, दूसरा एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ हो गया ये। ठीक है, समझ रहे होगे, एक पृष्ठ 2 3। ठीक है, यदि 3 पृष्ठ हैं, यदि 3 पृष्ठ है तो ध्यान से समझे, इन 3 पृष्ठों पे मेरे को अलग अलग से, मैं इन तीनों पृष्ठों की अलग अलग से बात करता हूं। तो इधर वाले पृष्ठ को तो मैंने माना पहला पृष्ठ, इसलिए मैंने इस पृष्ठ को नाम दिया S1। इस वाले को माना मैंने दूसरा पृष्ठ, इसको मैंने नाम दिया S2। और जो ये वृत्ताकार पृष्ठ है, जो वृत्ताकार शेप जा रही है, इसको मैंने अगला पृष्ठ नाम दिया और इसका नाम दिया मैंने S3। जी हाँ, क्या नाम है, S3। सुन रहा है, देखिए इसे कहा मैंने S3। ठीक है, मुस्कुराओ मत, सुन लो, ध्यान से पढ़ लो, समझ में आ रहा होगा। देखो S1 S2 और S3। ठीक है, जब S1 S2 और S3 के बारे में बात करें, 3 पृष्ठ हो गए। अब तीनों पृष्ठ के बारे में बात करें तो इस पृष्ठ पे यदि मैं देखूं कि क्षेत्रफल सदिश कहां पे होगा, तो कल समझाया था मैंने, इधर पृष्ठ है तो क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, तो यहां पर क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर आएगा, DS1 आएगा। इधर मैं बात करूं इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश बाहर की ओर, अंदर तो देखना है बाहर की ओर, तो इस पर क्षेत्रफल सदिश आएगा DS2। ठीक है, यहां मैंने एक अल्पांश माना DS1, ये माना DS2।
ठीक है। ऐसे ही इस पर तो अब हर जगह पे ऊपर की तरफ जाऊंगा तो ऊपर जाएगा, इधर की तरफ जाऊंगा तो इधर जाएगा, इधर ऐसे हर तरफ जाएगा। तो मैं कहीं पे भी एक छोटा सा अल्पांश मान सकता हूं। मैंने एक अल्पांश माना यहाँ की ओर, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा अल्पांश माना ये वाला, जिसे नाम दिया मैंने ds3, और इसकी दिशा कौन सी होगी, इसका क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर ds3 सदिश। देखिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर बता रहा हूं, एक बेलन है, पृष्ठ कितने 3, इस तरफ का और एक ये वाला, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर, इसका क्षेत्रफल सदिश इधर भी मान सकते हो। मैंने माना ऊपर छोटा सा अल्पांश ऊपर की ओर, इधर मानूंगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भी पता चलेगा। ठीक है। अब मैंने 3 भागों में तोड़ा तो ये टोटल जो है हमारा टोटल सरफेस है, टोटल ऐसे है, इसको भी मैं 3 भागों में लिखता हूं फ्लक्स के अंदर। फाई बराबर ई ds1 ds2 ds3 अलग अलग हो गए। तो पहले के लिए लिखा मैंने ई ds1, और ds1 कौन से पृष्ठ पे है, s1 पृष्ठ पे, प्लस दूसरे के लिए लिखा मैंने ई ds2। जी हाँ, ई ds2 कौन से पृष्ठ पे है, ये s2 पे, प्लस ई ds3 कौन से पृष्ठ पे, s3 पृष्ठ पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो मैं इनको एक्सपेंड करूं तो साइड डॉट को जब हटाते हैं तो cos थीटा आता है, तो यहां मैं लिखता हूं e ds1 cos थीटा, कौन सा, s1। इधर मैं बात करूं प्लस e ds2 cos थीटा, इधर मैं बात करूं या क्या आ जाएगा s2, इधर s3, क्या लिखेंगे e ds cos थीटा, और ये क्या आएगा 3, यहाँ θ1 θ2 θ3। अब समझो, अब है पॉइंट समझने का, θ1 θ2 और θ3 की वैल्यू बताओ। θ1 E1 और ds1 के बीच का कोण, E1 इधर, E1 किधर, इधर, मैं इधर चला तो इधर चले, E1 इधर, दूसरा ds1 भी इधर, दोनों के बीच में कोण, जी हाँ सवा, सबके मुंह से जवाब आ रहा है 0 डिग्री, बिल्कुल 0 डिग्री। तो θ1 का मान हो गया 0 डिग्री। θ2 बोलिए, θ2 यहाँ ds1 बोलो, नहीं गलत है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं 0 डिग्री अभी भी। अरे पगलो 0 कैसे होगा, देखो ये सर्कुलर शेप, यहाँ ये इधर है कौन, ds2, ठीक है, इधर ये तो इधर है, ई की दिशा कौन सी है, ये रही, दोनों के बीच कोण, या θ2 180 डिग्री, θ3 बताइए θ3 कितना आएगा, कहाँ है, ये रहा, कहाँ है, ये रहा, ई कहाँ है, इधर है सर, ds3 ऊपर है सर, कोण कितना 90 डिग्री, जी हाँ 90 डिग्री। तो θ3 कितना आ गया 90 डिग्री। 3 कोण आ गए 0 180 और 90, 0 180 और 90, 3 कोण आ गए, मान रखो, देखते ही बड़ा खूबसूरत सा हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। मैं इसी को आगे बढ़ा रहा हूं ऊपर की ओर, इधर देखिए फाई इक्वल्स टू पहला e ds1 cos θ1, ये लिखा मैंने e ds1, यहाँ पे भी s1 cos θ1 की वैल्यू 0 डिग्री, प्लस क्या e ds2 cos θ2 की वैल्यू 180 डिग्री, प्लस e ds3 cos 180 के बाद क्या आएगा, θ3 क्या है 90, ये आएगा 90 डिग्री s3। अब नाम से तुम इन सब के मान जानते हो, cos 90 तो 0, तो ये तो पूरा हो गया 0, cos 0 का मान 1, cos 180 का मान -1, तो रख दो इसको, ये हो जाएगा e ds1 s1 माइनस में e ds2 s2। ठीक है, अब देखो e कॉमन आ रहा है, ये बच जाएगा e ds s1 माइनस e बाहर आ गया ds2 s2। बताओ जरा s1 ds1 कौन सा क्षेत्र छोटा सा अल्पांश था, यहाँ पे था, ठीक है, इसे पूरे का समाकलन करो, पूरे का क्षेत्रफल निकालूं तो ये वाला क्षेत्रफल ये आएगा, आया ना, यदि मैं इसका निकालूं तो इसका भी क्षेत्रफल ये आएगा। मान लो इस बेलन की त्रिज्या, मान लो क्या जाता है, मान लो इसकी त्रिज्या कितनी है स्मॉल r, तो इसका पूरा क्षेत्रफल आएगा पाई r स्क्वायर, और इसका भी कितना आएगा पाई r स्क्वायर।
आएगा नहीं आएगा बच्चों? तो ई तो दोनों में है ही, इसका मान हो गया पाई आर स्क्वायर और इसका भी हो गया पाई आर स्क्वायर, दोनों क्या है समान, ये प्लस का और ये माइनस का, आ कितना गया 0, तो हमारे पास आंसर कितना होगा 0। हमसे क्वेश्चन भी ये पूछना चाह रहा था क्या कि बताओ कि कुल परितः विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। एक बार 2 मिनट के लिए इसे वापस से मैं समझाता हूं, ध्यान से देखें एक बार। देखिए प्रश्न कह रहा है कि कोई बेलनाकार पृष्ठ, बेलनाकार आकृति रख रहे हैं विद्युत क्षेत्र में, और उस आकृति को इस प्रकार से रखा जा रहा है कि उसका अक्ष विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, ठीक है। तो हमने रख दिया, रखते ही जब बेलनाकार आकृति त्रिविमीय है, हमें फ्लक्स निकालना होगा तो पहले उसे क्षेत्रफल सदिशों में बांटना, क्षेत्रफल सदिश देखने पड़ेंगे। अब क्षेत्रफल सदिश तो किसी पृष्ठ के देखे जा सकते हैं, तो बेलनाकार आकृति के 3 पृष्ठ होंगे, इधर का, इधर का, इधर का। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल सदिश इधर, इसका इधर, इसका ऊपर। अब देखो पॉइंट टू पॉइंट समझ में आ जाएंगे, तो सब समझाने की बातें थी। वैसे देखो ई इधर, ई इधर, ds इधर, क्षेत्रफल वर्ताकार, क्या हो गया कोण 0 डिग्री, cos 0 का मान 1, क्या बचा केवल e into s। इधर देखते हैं, इधर क्या क्षेत्रफल सदिश, इधर क्या विद्युत क्षेत्र सदिश, दोनों के बीच 180, cos 180 माइनस का 1 हो गया, ये प्लस का, ये माइनस का। क्यों? कल समझाया था कि प्लस और माइनस, यदि यहां से क्षेत्रफल किसी पृष्ठ से बाहर की ओर रेखाएं निकल रही है, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर निकल रहा है तो फ्लक्स पॉजिटिव, और यदि अंदर की ओर जा रहा है तो फ्लक्स नेगेटिव, ठीक है। अस्मत ये क्या हो गया अंदर की ओर, तो क्या हो गया नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्षेत्रफल दोनों क्या है समान है, दोनों ऐसे रखे हैं, दोनों वृत्त ऐसे हैं, दोनों में क्षेत्रफल समान है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव जोड़ करके 0, सत्यानाश हो गया, ठीक है। इसके बारे में मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश कहीं पे भी तुम कहो सर तुमने तो ऊपर माना, इधर मानो, बच्चों तुम इधर मानते, सामने की तरफ क्षेत्रफल सदिश मानते सामने की तरफ तुम कोई पृष्ठ मानते तो उसका क्षेत्रफल सदिश होता है ये, ई कहां इधर, तो भी कोण कितना 90, cos 90 का मान 0, तो इस पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा, तो ये cos का मान एंगल हो गया 90 डिग्री और cos 90 का मान हो गया 0, ये पूरा हो गया 0। इस तरह से वो दोनों 0, ये भी 0, तो फ्लक्स भी कितना 0। समझ गए? शाबाश, इसी तरह सीखते रहिए, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला जो एग्जांपल इसका एग्जांपल 2.3 को देखते हैं। देखिए क्या कहता है एग्जांपल 2.3। ठीक है, मजा आ रहा है क्या? बोलिए यस सर, अरे बोलिए सुन रहा हूं मैं, आ रहा है ना। चलो देखते हैं, प्रश्न है 2.3, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार कोई शीट है वर्ताकार, और उसकी त्रिज्या हमें दी r बराबर 5 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वर्ताकार शीट, एक समान विद्युत क्षेत्र E का मान हमें दिया, E बराबर दिया 5 गुना 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर, ये हमें दे दिया। मैं इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। देखो बच्चों, कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि कोण 30 डिग्री देखते ही थीटा 30, अबे डूब के मर जाओ, थीटा 30 कैसे होगा? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि इस प्रकार स्थित है कि इसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। समझो, ये विद्युत क्षेत्र, समझना ध्यान से, ये विद्युत क्षेत्र, इस विद्युत क्षेत्र में वर्ताकार शीट रखूं तो हमें तल के साथ बनाया गया कोण दे रखा है, क्षेत्रफल सदिश के साथ बनाया गया कोण नहीं दे रखा, हमें तल के साथ बनाया गया कोण दे रखा है। तो यदि मैं इसमें इस तरह से रखता हूं तो तल ये रहा और ई भी ये रहा, कोण कितना हुआ 0, यानी कि आप धीरे धीरे इसको ऐसे करूंगा तो कोण बढ़ेगा। तो वर्ताकार शीट ऐसे रखें तो ये 30 डिग्री पे आएगी, हाँ या ना? तो वर्ताकार शीट स्थित है कुछ इस तरह से, वर्ताकार शीट स्थित है कुछ इस तरह से, कैसे? इस तरह से स्थित है भाई वर्ताकार शीट, ठीक है। ये वर्ताकार शीट है हमारी, ये ई है, ये वर्ताकार शीट है, इसका तल हो गया
इस तल के साथ बनाया गया कोण कितना दिया हमारा 30 डिग्री। अब हमें तल से मतलब नहीं होता तो फिर किससे होता है, हमें होता है किस पर अभिलंब, पृष्ठ पर अभिलंब क्या है, क्षेत्रफल सदिश निकालना है तो अभिलंब तो ये होगा बच्चों, हाँ या ना। तो ds सदिश तो इधर आएगा, ds सदिश तो इधर आएगा। अब इधर e इधर है, ds इधर है। अब देखो बात करते हैं EODS की, यहां से EODS के बारे में बात करते हैं। ये कितना 30, तो हम एंगल कोण किस किस के बीच में लेते हैं, E और ds सदिश के बीच में। ये कितना 90, ये कितना 30, तो ये कितना बच गया 60 डिग्री। कितना बच गया 60 डिग्री। तो ये बच गया, तो फ्लक्स फाई बराबर हम जानते हैं EDS cos थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा E का मान कितना, E को ऐसे कैसे रख देते हैं, ds इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होगा पाई r स्क्वायर, बाद में रखेंगे पाई r स्क्वायर को। E ऐसे कैसे, ds cos कितना रखें 60 डिग्री, ठीक है। अब E को बाहर ले लेते हैं, cos 60 को भी बाहर ले लेते हैं, ये बंद पृष्ठ पूरा क्या बच जाएगा ds। जब पूरे का क्षेत्रफल निकालेंगे, एक छोटे छोटे अल्पांशों में पूरे को जोड़ेंगे तो कुल डिस्क का या कुल इसका डिस्क जो हमारी है, इस वर्ताकार जो डिस्क है इसका क्षेत्रफल आएगा, और वो कितना होगा पाई r स्क्वायर। तो ये होगा E पाई r स्क्वायर cos 60। E का मान कितना दिया गया हमारे पास 5 गुणा 10 की पावर 5 पाई 22/7 गुणा r क्या है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। अब ये जो 5 सेंटीमीटर है ना, इसे देखो ये किसमें है मीटर में, हमें इसको किसमें बदलना पड़ेगा मीटर के अंदर सेंटीमीटर को। तो 5 गुणा 10 की पावर -2 मीटर, ये हो जाएगा 5 गुणा 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। समझ गए यहाँ तक। अब बात करते हैं cos 60। cos 60 तो तुम्हें पता है cos 60 की वैल्यू वही होता है 30 की होती है, वो कितनी 1/2। हमारे पास ये वैल्यू आई। जब आप इसे सोल्व करेंगे, जब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आपको 1.96 × 10⁻³ वोल्ट इनटू मीटर किसका फ्लक्स फाई की, ये वैल्यू निकाल के देख लेना, आएगा फाई cos 2 1.96 × 10⁻³ वोल्ट इनटू मीटर, ठीक है। समझ गए होंगे, बिल्कुल आसान सा है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताइए। हो गए 3 न्यूमेरिकल थे एग्जांपल्स में, तीनों मैंने बता दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा, तीनों बहुत आसान आसान से हैं, करके देखना हो जाएंगे, ठीक है। प्रैक्टिस जरूर करके देखना इनकी दोबारा से, क्लास को छोड़ने के बाद में बुक से दोबारा करके देखना, कर लेंगे। हाँ एक बार देखो इसको वापस से 2 मिनट, ठीक है, देख लिया होगा। अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास एक पॉइंट आता है जिसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण, सतत, सतत का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, लगातार। आवेश बताइए आपको, वितरण, वितरण का मतलब होता है बांटना। हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि आवेश को किसी पृष्ठ पे किसी लंबाई के अनुदिश या किसी आयतन में बांटे तो उसको किस तरह से रिलेट करेंगे। देखो बच्चों, मैंने थोड़ी देर पहले भी तुम्हें समझाया था, बार बार समझाते हुए आया हूं कि आकृतियां 3 प्रकार की हो सकती है। आकृति, कोई भी वस्तु हमें 3 प्रकार की नजर आ सकती है। कैसी कैसी, ऐसी ऐसी, कैसी कैसी, ऐसी ऐसी, ऐसी कैसी, ऐसी वैसी, 3D 1D 2D। इसे बोलते हैं एक विमीय। जी हाँ, क्या एक विमीय, इसे क्या बोलेंगे द्विविमीय। क्या बोलेंगे द्विविमीय, साथ साथ बोलिए त्रिविमीय। क्या बोलेंगे त्रिविमीय, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, क्या बोलेंगे त्रिविमीय। अरे कोई दिक्कत नहीं है, रूम बंद करो, वीडियो चलाओ, आराम से साथ साथ बोलो। बोल अब तो बोल सकते हो, क्लास में तो बहुत सारे होते हो, शर्माते हो तुम, अब तो बोल सकते हो, कोई कानों से थोड़ी सुन रहा है। तो देखो कितनी आकृतियां, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। जब एक विमीय आकृति हो तो उसमें केवल एक ही
या तो लंबाई या चौड़ाई या ऊंचाई, एक ही चीज तुम्हें नजर आएगी, एक ही चीज नजर आएगी। जैसे कोई तार लेते हैं, बिल्कुल बारीक सा तार लें, कोई बिल्कुल बारीक सा तार लें तो उसकी क्या जानते हैं हम, केवल लंबाई जानते हैं। अच्छा आगे जाते हैं द्विविमीय। जी हाँ ये तो हो गया। आगे द्विविमीय, द्विविमीय का मतलब कोई पृष्ठ जिसमें दो विमाएं हो, अभी तो बात की थी, अरे अभी बात की थी ना क्षेत्रफल सदिश की। अब ये बोर्ड है, इसके दो पृष्ठ, ये सॉरी इसकी दो विमाएं हैं, एक तो क्या ऊंचाई और एक क्या चौड़ाई, ठीक है हो गया द्विविमीय। ऐसे त्रिविमीय, त्रिविमीय मतलब तीन हो, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, त्रिविमीय बहुत बार बताया तुम्हें। तो त्रिविमीय में तीन डायमेंशन आ जाती हैं, ठीक है। अब इनके आधार पर इनमें हम आवेश को बांटेंगे। इन आकृतियों पर कोई आवेश वस्तु को, वैसे तो आवेश क्वांटीकृत राशि है, लेकिन फिर भी मान लो मैं किसी इस पेन को क्यू आवेश दे दूं, इस पेन को मैं क्यू आवेश दे दूं और वो क्यू आवेश पूरे पे छा जाए, अपना प्रभाव जमा जाए, ठीक है, तो वो क्यू आवेश पूरे पे बढ़ जाएगा, ठीक है। अब इस पे जो आवेश बटेगा वो डिपेंड करता है कि वो जो आकृति है वो कैसी है, एक विमीय, द्विविमीय या त्रिविमीय, ठीक है। तो आवेश को किसी भी पृष्ठ पर या किसी भी आकृति पर बांटना ही उसका वितरण कहलाता है, ठीक है। तो आवेश बिल्कुल कंटीन्यूअस रूप से, सतत आवेश, सतत रूप से जिस आकृति पे बटा होता है उसे कहते हैं हम सतत आवेश वितरण। ये आकृति के आधार पर, आकृति जो वस्तु है उसकी आकृति के आधार पर तीन प्रकार का हो सकता है, उसे हम कहते हैं, पहला एक विमीय है तो इससे एक शब्द आता है रेखिक, एक ही रेखा होगी, रेखिक या रेखिक, ठीक है। दूसरा है द्विविमीय, द्विविमीय का मतलब क्या होगा, हमारे पास कोई पृष्ठ आएगा, दो विमा होंगी तो पृष्ठ होएगा, अभी तो हमने देखा था क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल किसका होता है, किसी पृष्ठ का होता है, तो यहां से हम शब्द लेके आएंगे पृष्ठ। त्रिविमीय, त्रिविमीय से हमें एक शब्द मिलेगा आयतन, क्या मिलेगा, आयतन। आयतन घन घनाभ का क्या निकाल सकते हैं, आयतन। बेलन का क्या निकाल सकते हैं, आयतन। जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो पृष्ठ की बात करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल करते हैं, नहीं करते, जी हाँ। तो हमारे पास क्या, रेखीय या फिर रेखिक, दूसरा पृष्ठ, तीसरा आयतन, ये तीन शब्द आए। अब इन्हीं के साथ इस शब्द को जोड़ देंगे, सतत के साथ जगह पहले लिख देता हूं रेखीय आवेश वितरण, दूसरा पृष्ठ आवेश वितरण, तीसरा आयतन आवेश वितरण। बोले मेरे साथ, पहला शाबाश, दूसरा जी हाँ, तीसरा बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। मिलते हैं आपको, ठीक है। रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। जब हम बात करें रेखीय आवेश वितरण तो बच्चों रेखीय आवेश वितरण को हम दर्शाते हैं लैम्ब्डा से। किससे दर्शाते हैं, लैम्ब्डा से। दूसरा है पृष्ठ आवेश वितरण, इसे दर्शाते हैं हम सिग्मा से। और तीसरा आयतन आवेश वितरण, इसे हम दर्शाएंगे रो से। किससे, रो से। तो लैम्ब्डा, सिग्मा और रो। एक बार देखें, लैम्ब्डा क्या है, रेखीय, सिग्मा पृष्ठ, रो आयतन आवेश वितरण, ठीक है। आगे जब हम अनुप्रयोग पढ़ेंगे, हम आगे जब गॉस का नियम पढ़ेंगे, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग आकृतियां आएंगी, वो आवेश को हमें बांटना पड़ेगा। और आवेश बांटेंगे जब ये देखेंगे कि वो आकृति 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है, 1D 2D या 3D में है। 1D में है तो हम कौन से नियतांक का यूज करेंगे, लैम्ब्डा का, फिर सिग्मा का, फिर रो का। ये क्या है, नियतांक है, इसलिए इनको हम बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण घनत्व। एक शब्द जोड़ेंगे क्या, घनत्व। घनत्व मतलब कितने पास पास, कितने दूर दूर, हम कितने पास कितने दूर। वो वाला गाना सुना होगा, वैसा ही कुछ है कि जो हमारे पास क्या है, जो आवेश है कितने पास पास है या कितने दूर दूर है, वो पता चलेगा इनके घनत्व से। तो रेखीय आवेश वितरण घनत्व को किससे दर्शाते हैं, लैम्ब्डा से। पृष्ठ आवेश घनत्व वितरण को किससे दर्शाते हैं, सिग्मा से। आयतन आवेश घनत्व वितरण को किससे दिखाते हैं, रो से। तो पहली बात करते हैं सतत आवेश वितरण क्या होता है। मैंने किसी भी आकृति पर, किसी भी से कोई भी आकृति है उस पर किसी भी आवेश को बांटना, तो इसकी परिभाषा होगी कि आवेशों का वह वितरण, आवेशों का वह वितरण जिसमें आवेश को हम सतत रूप से
बांटते हैं, वितरित करते हैं, क्या कहलाता है? सतत आवेश वितरण कहलाता है। और सतत आवेश वितरण आकृति के हिसाब से कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठ आवेश वितरण, आयतन आवेश वितरण। यदि उनके घनत्व के बारे में बात करें तो रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम लैम्बडा से, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम सिग्मा से और आयतन आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। आइए जैसे सतत आवेश वितरण की परिभाषा देखी थी वैसे इन सब की देखते हैं। टेंशन मत लो, कुछ बच्चों के दिमाग में, तुम्हारे मन की बात मैं सुन पा रहा हूं, कुछ बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि सर नोट्स तो कैसे बनाएं इन सब के नोट्स। आप तो 2 या 3 बार इस वीडियो को बार-बार देखें, जब बार-बार देखोगे तो दिमाग में वैसे ही याद हो जाएंगे, और याद हो जाएंगे तो नोट्स की क्या जरूरत है। और फिर भी यदि तुम्हें दिक्कत आती है तो आपके लिए मैं तैयार हूं, आपके लिए मैं ये सब जो जितने भी चीजें टॉपिक पढ़ा रहा हूं, चैप्टर खत्म होते होते आप सबको पीडीएफ फॉर्मेट में मैं किसी भी एक वीडियो के साथ में अटैच कर दूंगा। आप उनको देख करके नोट्स से अटैच कर दूंगा, उनको देख करके आप अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। उतारोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी, याद हो जाएगी साथ साथ। उससे पहले जब सबको 2-2 3-3 बार जब तुम देख लोगे तो बहुत अच्छे से टॉपिक याद हो जाएगा। आओ दोबारा ध्यान करते हैं, आवेश वितरण क्या है? जिसमें हम किसी भी आवेश को सतत कंटीन्यूअस रूप से बांटते हैं, उसे हम कहते हैं सतत आवेश वितरण। ये 3 प्रकार का होता है। किस आधार पर? डायमेंशंस के आधार पर। बांटा किस आधार पर इसको? डायमेंशन, आकृति के आधार पर, क्योंकि किसी आकृति पर हमें बांटना है। तो यदि किसी रेखा में बांटना है तो रेखीय आवेश वितरण, जैसे मैंने तार के बारे में बात की थी वैसे ही। तो वैसे दूसरा है कौन सा? द्विविमीय पृष्ठ, पृष्ठ का पृष्ठ आवेश वितरण। तीसरा है आयतन आवेश वितरण। और जब इनकी घनत्व के बारे में बात करते हैं तो 3 नए कांस्टेंट आते हैं हमारे पास। रेखीय आवेश वितरण का घनत्व को हम दर्शाते हैं लैम्बडा से, पृष्ठ आवेश वितरण घनत्व को दर्शाते हैं सिग्मा से, और आयतन आवेश वितरण घनत्व को किससे दर्शाते हैं? रो से। ठीक है, समझ गए होंगे। तो करते हैं पहले टाइप को। पहले टाइप के बारे में डिटेल में बात करते हैं। समझ गए होंगे, इसे ध्यान से देखें। सतत आवेश वितरण के बारे में पहला पॉइंट हम सीख रहे हैं वो है रेखीय आवेश वितरण। पहला है रेखीय आवेश वितरण। ठीक है, तो हम देखो परिभाषा में देंगे, आवेशों का वह वितरण जिसमें आवेश किसी एक रेखा में सतत रूप से वितरित होता है, क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण। यह एक रेखा पर वितरित होता है। हम कहेंगे आवेशों का, बोले मेरे साथ साथ, आवेशों का वह वितरण जिसमें आवेश को एक रेखा के अनुदिश जिसमें आवेश एक रेखा के अनुदिश वितरित होता है, क्या कहलाता है? रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। देख लेना आगे, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। बच्चों जब रेखीय आवेश वितरण के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लो कोई एक रेखा है इस तरह की, एक तार है जिसकी लंबाई है l, एक तार है जिसकी लंबाई है l। इस l लंबाई के तार को, इस l लंबाई के तार को मैं q आवेश से, q धन आवेश से मैंने इसको आवेशित कर दिया। किससे धन आवेशित कर दिया? q धन आवेश से। तो ये q आवेश है ना, वो कितनी लंबाई पर? देखो l लंबाई पर, l लंबाई पर हमने बांटा कितने आवेश को? q आवेश को। q आवेश बटा कितनी लंबाई पर? l लंबाई पर। तो एकांक लंबाई पर कितना बढ़ जाएगा? q अपॉन l। मान लो कोई एकांक लंबाई हमें निकालनी है, 5 मीटर का तार था, 2 कूलम तुमने दिया तो 2/5 आ जाएगा एकांक लंबाई पर। तो एकांक लंबाई पर जो आवेश है उसका मान आ जाएगा q अपॉन l। और इसी एकांक लंबाई पर आवेश के मान को हम बोलते हैं क्या? रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलते हैं? रेखीय आवेश घनत्व। एकांक लंबाई पर आवेश का मान या आवेश, एक रेखीय आवेश वितरण में एकांक लंबाई पर आवेश का मान क्या कहलाता है? रेखीय आवेश घनत्व। और इसे किससे दर्शाते हैं? हमें
लैम्ब्डा से। किससे दर्शाते हैं? लैम्ब्डा से। तो लैम्ब्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। क्या है बच्चों? रेखीय आवेश घनत्व। लैम्ब्डा है रेखीय आवेश घनत्व। यदि मैं बात करूं कि अल्पांश के रूप में कोई क्षेत्रफल है अल्पांश के रूप में हम बात करें तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लैम्ब्डा बराबर dq अपॉन किस पर? l पर। डेल्टा क्यू छोटा सा अल्पांश दिया हुआ आवेश, या फिर पूरी लंबाई हमें तार भी नहीं पता, कोई आकृति की पूरी लंबाई नहीं पता, तो हम लिखेंगे लैम्ब्डा बराबर dq अपॉन dl। ये किस रूप में है? अल्पांश या फिर आंशिक रूप में। आंशिक मतलब छोटे रूप में, आंशिक रूप में। तो हमने लिखा लैम्ब्डा बराबर dq अपॉन dl। लैम्ब्डा बराबर dq अपॉन dl। तो यहाँ से हमने सीखा रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? आवेशों का वह वितरण जिसमें आवेश एक रेखा के अनुदिश वितरित होता है, रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। और इसको जब हम दर्शाएंगे तो l लंबाई का तार है, उसे q आवेश दे दें तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश बचा उसे कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो एकांक लंबाई पर l लंबाई पर आवेश था q, एक लंबाई पर हो गया q अपॉन l, इसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। इसे दर्शाते हैं किससे? लैम्ब्डा से। लैम्ब्डा बराबर q अपॉन l, इसी को दर्शाएंगे dq अपॉन dl। समझ गए होंगे बड़ी आसानी के साथ में। चलो अच्छी बात है, आगे समझते हैं। ये पहला हुआ, दूसरा देखते हैं। दूसरा कौन सा है हमारा? बोलो। दूसरा है हमारे पास कौन सा? रेखीय की जगह हम क्या कर देंगे? पृष्ठ। क्या बोल देंगे? पृष्ठ आवेश वितरण। अब देखिए इसी में करेक्शन करना सिखाता हूं तुम्हें। पृष्ठ आवेश वितरण, आवेशों का वह वितरण जिसमें आवेश रेखा के अनुदिश क्या नहीं तो फिर किसी पृष्ठ के अनुदिश या किसी पृष्ठ पर वितरित होता हो। किसी पृष्ठ पर वितरित होता है क्या कहलाता है? पृष्ठ आवेश वितरण। अब पृष्ठ होगा तो क्या लंबाई होगी? नहीं होगी, तो L नहीं आएगा, फिर ये लैम्ब्डा भी कुछ चेंज हो जाएगा। तो इसमें चेंजेस क्या आएंगे आओ देखते हैं। पृष्ठ होगा तो कुछ इस तरह से, और पृष्ठ का हम क्या निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम दर्शाएंगे किससे? S से। तो S क्षेत्रफल को मैं यदि Q आवेश दे दूं, क्या दे दूं? Q आवेश दे दूं, तो S क्षेत्रफल पर आवेश Q आवेश, तो एकांक क्षेत्रफल पर आवेश S। इसे मैं कहूंगा एकांक क्षेत्रफल पर आवेश, और इसी एकांक क्षेत्रफल पे आवेश को हम बोलते हैं क्या? रेखीय आवेश घनत्व नहीं, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे बच्चों? पृष्ठ आवेश घनत्व, इसी को हम बोलते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व। ठीक है, किससे दर्शाएंगे इसे? सिग्मा से। शाबाश, तुम्हारा आंसर सही है। सिग्मा से। किससे दर्शाएंगे? सिग्मा से। तो सिग्मा बराबर Q अपॉन S। यदि उसी की तरह जैसे हमने लिखा था ना लैम्ब्डा बराबर dq अपॉन dl, उसी अल्पांश के रूप में लिखें तो q का तो dq, dl का क्या आ जाएगा? ds आ जाएगा dl की जगह, और लैम्ब्डा की जगह क्या आ जाएगा? सिग्मा। ठीक है, तो हो गया पृष्ठ आवेश वितरण। कोई दिक्कत है किसी को? तो लैम्ब्डा सिग्मा हो गया। लास्ट पॉइंट देखते हैं। तीसरा क्या है? पृष्ठ की जगह आयतन। क्या है? आयतन आवेश वितरण। आवेशों का, बोले वैसा सब, आवेशों का वह वितरण जिसमें आवेश किसी निश्चित आयतन पर, किसी निश्चित आयतन पर वितरित होता है, या निश्चित आयतन में वितरित होता है। क्या कहलाता है? आयतन आवेश वितरण। और ऐसी आकृतियों के लिए क्या पृष्ठ होगा? नहीं, तो क्या होगा? जैसे कोई डिब्बा हो, 3D आकृति है डिब्बा, कोई डिब्बा हो, कोई बेलन हो, कोई शंकुकोण हो, ठीक है, कोई घनाभ हो, जैसे हम पढ़ेंगे इसमें, जैसे कोई घनाभ हो, तो ये सब आकृतियां क्या हैं?
ये सब आकृतियां कैसी हैं? 3D आकृतियां, और 3D आकृतियों के अंदर LBH तीनों होते हैं, तो इनमें हम निकाल सकते हैं इनका आयतन, इनको कहते हैं आयतन आवेश वितरण। यदि मैं सबको Q आवेश से आवेशित कर दूं, सबको Q आवेश से आवेशित कर दूं और सबका आयतन V हो, कितना हो? V हो, सबका आयतन कितना हो? V हो, तो V आयतन पर कुल आवेश Q, तो बताइए एकांक आयतन पर आवेश, एकांक आयतन पर आवेश, यहाँ लिखेंगे आयतन, S की जगह क्या हो जाएगा? V। क्या सिग्मा बोलेंगे इसे? नहीं, क्या? रो। क्या बोलेंगे? रो। तो तीसरा पॉइंट आ गया रो, इसे क्या कहेंगे? रो को नाम क्या दें? इसको क्या नाम दूं? नामकरण करो इसका, क्या कहेंगे इसे? आयतन आवेश घनत्व। बताइए सिग्मा की जगह रो, dq सेम, ds की जगह क्या आ जाएगा? बताइए, s की जगह dv, रो बराबर dq अपॉन dv। ये बिल्कुल छोटे अल्पांश के रूप में जो आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो आपको समझ में आया होगा, 3 प्रकार के वितरण हमने सीखे। कौन सा? ये तीसरा था। 3 प्रकार के वितरण सीखे, कौन सा? रेखिल, पृष्ठ और आयतन। एक बार देखिए इसे ध्यान से दोबारा। देखिए इसको हमने 3 भागों में बांटा था। पहला रेखिल, दूसरा पृष्ठ, तीसरा आयतन। बोलते जाए साथ साथ। रेखिल को लिए हमने देखा था क्या होना जरूरी है? लंबाई L, ये क्षेत्रफल S, इसके लिए आयतन V। इस पर किसको बांट रहे थे? Q को। इस पे किसको? Q को। इसको Q को। इसी को हमने नाम दिया था घनत्व, और घनत्व का नाम दिया था हमने क्या? लैम्डा सिग्मा रो। आंशिक रूप में हमने इसी को लिखा था लैम्डा बराबर dq अपॉन dl, सिग्मा बराबर dq अपॉन ds, रो बराबर dq अपॉन, बोलिए, dq अपॉन dv। लैम्डा सिग्मा और रो।